नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा कौन कौन सा ऑर्गन डाइजेशन में इन्वॉल्व है और वो किस किस तरह से फंक्शन करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि डाइजेशन ज़रूरी क्यों होता है। तो चलिए, आज का सबसे पहला जो सवाल है वो है व्हाट इज डाइजेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइजेशन होता क्या है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, तो जो खाना होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो खाने के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब के सब उस खाने में मौजूद होता है। लेकिन क्या अगर हम बाहर से देखें उस खाना को तो क्या उस खाना में हमको ये सारी चीज़ें अलग अलग दिखती है? बिल्कुल नहीं दिखती है। ऐसा तो नहीं है जो रोटी आप खा रहे हो उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स बोलेगा आई एम कार्बोहाइड्रेट्स, मुझे निकालो। हाय आई एम फैट्स, मैं यहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। हाय आई एम मिनरल्स, मैं यहाँ पे हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है। जब आप ऊपर से रोटी को देखते हो ना, तो उसमें सारी चीज़ें मौजूद है। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, उसमें फैट्स भी है, उसमें मिनरल्स भी है, उसमें विटामिन्स भी है, सब चीज़ उसमें मौजूद है। लेकिन क्या ऊपर से ये सारी चीज़ें नज़र आती है? बिल्कुल नहीं नज़र आती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो खाना हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारा बॉडी किस तरह से फैट्स को निकालेगा उसमें से, किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को निकालेगा उसमें से, किस तरह से प्रोटीन्स को उसमें से निकालेगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है अगर खाना जिस रूप में आप खा रहे हैं उसी रूप में अगर हो तो इसीलिए खाने का ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है। खाने के छोटे छोटे टुकड़े होना ज़रूरी है, जिससे ये होता है कि उसके अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सब अपने आप उस खाने में से अलग अलग दिखने लगते हैं और हमारी बॉडी वो उसको आसानी से अब्जॉर्ब कर लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन मतलब होता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू स्मॉलर या फिर सिंपलर सब्सटेंस। सिंपलर सब्सटेंसेस का यहाँ पे मतलब ये है कि खाने के अंदर जो भी चीज़ होती है वो सब साफ साफ विजिबल हो जाता है और वो सेपरेट आउट हो जाता है। यहाँ पे उसको हम बोलेंगे सिंपलर सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें, फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब आप अलग अलग विजिबल आपको नहीं होता है या फिर अलग अलग सेपरेटली वो आपको नहीं दिखता है, तो वो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जो कि आप रोटी देख रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, लेकिन जब वो खाना का ब्रेकडाउन होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा वो जब खाना, तो उसमें से सारे फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, वो सब अलग अलग सेपरेट आउट हो जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं सिंपलर सब्सटेंस। तो खाना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से जब सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। अब दूसरा सवाल ये निकल के आता है कि व्हाट आर द ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन द डाइजेशन, यानी हमारे डाइजेशन में हमारे शरीर के कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से अंग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्गन, तो सबसे पहला हमारा जो ऑर्गन है जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व है वो है हमारा बकल कैविटी यानी माउथ। क्योंकि हम खाना सबसे पहले अपने माउथ के अंदर ही रखते हैं और यहाँ पे फर्स्ट जो फेज ऑफ डाइजेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी फूड का ब्रेकडाउन होना। याद रखना आप, फूड का ब्रेकडाउन होना ही डाइजेशन कहलाता है। फूड का छोटे छोटे टुकड़े में टूटना ही डाइजेशन कहलाता है। तो हमारे जो फूड का स्मॉलर यानी सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होना, ये हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब आप खाना को माउथ के अंदर रखते हो तो आपके जो दांत होते हैं वो उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है डाइजेशन में वो होता है बकल कैविटी यानी माउथ। उसके बाद यहाँ से पूरी तरह से पाइप जाती है जिसको हम बोलते हैं एसोफेगस, या फिर इसको आप फूड पाइप भी बोल सकते हैं। ये फूड पाइप दूसरा ऑर्गन होता है। थर्ड जो ऑर्गन होता है वो यहाँ पर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टमक। स्टमक में खाना एसोफेगस के बाद स्टमक में जाता है। उसके बाद जो तीसरा ऑर्गन होता है वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड जो है
स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद यही खाना फिर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत से वो बड़ी आंत में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में शिफ्ट कर जाती है और उसके बाद वो खाना फिर एनस के जरिए बाहर निकल जाता है। तो ये तो पूरी तरह से ये फूड का एक ट्रैक है जहाँ आप मुंह में फूड डालते हो और आपके पीछे से वो फूड पोटी बन के निकल जाता है। बेसिकली इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जो कि डाइजेशन में मदद करता है, उसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स भी बहुत सारे होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड्स भी फूड को डाइजेशन में मदद करता है। ये सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में समझेंगे, मैं आपको ऊपर ऊपर से फिलहाल आपको बता रहा हूँ। तो जो सैलिवरी ग्लैंड्स होता है वो भी डाइजेशन मदद करता है। उसके बाद जब आप अंदर फूड को लेके जाते हो तो आपके स्टमक होते हैं, तो आपके स्टमक के जो वॉल होते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि बहुत सारे एसिड्स वगैरह रिलीज करते हैं, म्यूकस रिलीज करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद आप देखेंगे पैंक्रियाज होते हैं, उसके बाद आप देखेंगे लीवर होते हैं। तो ये तमाम तरह के बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करता है। तो इस तरह से अगर हम समझने की कोशिश करें पूरी तरह से हमारे कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा इसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है एक तरह का रूट होता है, एक तरह का ट्रैक होता है जिसपे फूड जो है यहाँ से लेकर के आपके एनस तक ट्रेवल करता है। और जो ग्लैंड्स होता है ये सपोर्टिव मटेरियल्स होता है, सपोर्टिव मटेरियल्स की तरह काम करते हैं। बेसिकली ये डाइजेशन में बहुत सारे जूसेस वगैरह रिलीज करके देते हैं ताकि डाइजेशन आसानी से हो जाता है। तो सबसे पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसको हम सेपरेटली इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एलिमेंट्री कैनाल वर्क करता है और उसमें कौन कौन से जो आपके ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में जैसे कि मैंने बताया कि वो आपके हैं माउथ कैविटी या फिर बकल कैविटी इसको आप बोलते हैं। दूसरा है आपका ऑर्गन जो कि आपका इसका नाम है फूड पाइप या फिर ओसोफेगस बोलते हैं। तीसरा है स्टमक। फोर्थ आपके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत और उसके बाद रेक्टम, एनस, ये सारे पार्ट्स आपके एलिमेंट्री कैनाल में जो है इंक्लूड होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से सैलिवरी ग्लैंड्स आपके काम करते हैं, किस तरह से आपके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है जो कि स्टमक के ऊपर होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, पैंक्रियाज किस तरह से काम करते हैं, लीवर किस तरह से काम करते हैं। ये सारे ऑर्गन्स को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वाले पार्ट में। अब अगला सवाल है कि व्हाई डाइजेशन रिक्वायर्ड, डाइजेशन इतना ज़रूरी क्यों होता है। देखिए इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए कि आपको खाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, आपको फूड की क्यों आवश्यकता है। वो इसलिए क्योंकि देखिए जब आपकी बॉडी काम कर रही होती है या फिर आप जो जिंदा रहते हैं वो आप खाने की वजह से जिंदा रहते हैं। आपकी बॉडी जब भी कुछ काम करती है उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये एनर्जी कहाँ से मिलता है, खाने से मिलता है। अगर आप जिंदा रह रहे हैं आपके जितने भी ऑर्गन्स आपके काम कर रहे हैं वो सारे ऑर्गन्स को काम करने के लिए, चाहे आपके ब्रेन हो, आपका हार्ट हो, जो भी चीज़ें हैं वो सारे ऑर्गन्स को काम करने के लिए ज़रूरी होता है एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी उसको कहाँ से मिलता है, खाने से मिलता है। आप अगर बीमार पड़ जाते हैं तो आपको ठीक होने के लिए भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और वो भी कहाँ से मिलता है, खाने से मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अगर सरवाइव करना है तो हमें खाना खाना ज़रूरी है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि खाना खाना और डाइजेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जब आप खाना खाते हैं ना तो वो जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और उसको हमारी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इसलिए उस खाने को छोटे छोटे टुकड़े में हमको तोड़ना ज़रूरी होता है ताकि उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब के सब अलग अलग हो जाए और हमारी बॉडी उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर ले। तो इसीलिए डाइजेशन ज़रूरी होता है। मैं आपको बता दूं कि देखिए हम बने कैसे हैं। हमारा जो सबसे छोटी जो यूनिट होते हैं हमारी बॉडी के उसको हम बोलते हैं सेल्स। तो इस तरह से हजारों तरह के सेल्स मिल करके एक टिश्यूज बनाते हैं, ओके। और बहुत सारे टिश्यूज मिल करके बनता है एक ऑर्गन और बहुत सारे
ऑर्गन्स मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ काम करते हैं तब बनता है ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम जो है एक ऑर्गेनिज्म है। आप किसी एनिमल को देखते हैं तो वो भी एक तरह के ऑर्गेनिज्म है, आप किसी प्लांट को, ट्री को देखते हैं तो वो भी एक तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये सब के सब सेल से बने हुए हैं। अल्टीमेटली किससे बने हुए हैं? सेल से बने हैं। वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले सेल बहुत सारे जब मिलते हैं तो बनते हैं टिश्यूज, जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तब बनते हैं ऑर्गन, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तब बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तब बनते हैं ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने का ब्रेकडाउन होता है, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है खाना, और उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब होता है वो सब के सब अलग अलग हो जाते हैं। फिर हमारे जो ब्लड स्ट्रीम होते हैं वो, ये खाना सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और वहाँ पे खाने का ब्रेकडाउन होकर के वो अलग अलग हो जाएंगे, और वहाँ से वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उस खाना को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसे ब्लड स्ट्रीम में भेज देते हैं, और वहाँ से वो खाना चला जाता है सेल्स के पास। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद कहाँ चला जाता है वो खाना? सेल्स के पास जाता है, और सेल्स के पास वो खाना पहुँचता है। एक काम हो गया। दूसरा काम, जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन भी हमारे लंग्स में जाता है, और लंग्स फिर ऑक्सीजन को निकाल करके ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। फिर ब्लड स्ट्रीम से वो खाना, वो जो ऑक्सीजन होता है वो चला जाता है सेल्स में। अब सेल्स में दो चीज़ें पहुँच चुकी है, एक तो खाना भी पहुँच चुके हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी पहुँच चुके हैं। यहाँ पे खाना और ऑक्सीजन दोनों के बीच रिएक्शन होता है, और ये फिर देता है एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो एनर्जी होता है वो हमारी बॉडी अलग अलग फंक्शंस के लिए यूज करते हैं। आप सपोज कीजिए जैसे आपके हार्ट्स हैं, अब हार्ट के तो क्या है, एक तरह का ऑर्गन है, ओके, और ऑर्गन किससे बना होता है? टिश्यूज से बना होता है। टिश्यूज किससे बना होता है? सेल से बना होता है। तो अल्टीमेटली आपका हार्ट किससे बना हुआ है? अल्टीमेटली आपका हार्ट सेल से बना हुआ है, और सेल्स से अगर बना हुआ है आपका हार्ट, तो इसका मतलब ये है कि आपके हार्ट को काम करने के लिए सेल्स का काम करना ज़रूरी होता है। सेल्स छोटे छोटे लेवल पे काम करते हैं, इसका मतलब आपका हार्ट काम कर रहा है। तो वहाँ पे जो आपका जो खाना गया है तो वो सेल्स क्या करते हैं? उस खाना को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और उससे उस सेल्स को ताकत मिलती है, यानी अल्टीमेटली आपके टिश्यूज़ को ताकत मिलती है, यानी आप देखेंगे तो आपको ऑर्गन को ताकत मिलती है, और इस तरह से आपके ऑर्गन्स काम करते हैं। तो कहने का मतलब है डाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है, और तभी जा कर के हमारा बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। अगला सवाल है कि किस तरह से बकल कैविटी यानी हमारा माउथ जो ऑर्गन है वो किस तरह से डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी व्हाट इज़ द रोल ऑफ द बकल कैविटी इन डाइजेशन। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से समझते हैं कि जो फूड का डाइजेशन होता है वो आपके माउथ यानी बकल कैविटी से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपका फूड का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। आप देखेंगे जो आपके माउथ का जो अपर वाला हिस्सा होता है, जो सामने में जो होता है, सबसे आगे होता है, उसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। उसके पीछे जो होता है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। उसके बाद ये हमारा टंग हो गया, ये हमारा टीथ हो गया, ये हमारा लिप हो गया। अंदर के आप देखेंगे गले के पास जहाँ पे एंट्री होती है एसोफेगस में, उस पॉइंट को हम बोलते हैं उबुला। तो ये सारे ऑर्गन्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं एट द लेवल ऑफ द बकल कैविटी। आपके माउथ में सबसे पहला जो काम होता है फूड का, वो होता है आपके माउथ के अंदर जाना, और फिर आपके दांत उसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं और उस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये जो फेज होता है यहाँ पे कोई केमिकल जो है एंजाइम्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। फर्स्ट फेज में यहाँ पे फूड का डाइजेशन हो रहा है, यानी फूड का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी इसको हम बोलेंगे मैकेनिकल डाइजेशन। यानी यहाँ पे मैकेनिकली फूड टूट रहे हैं, यानी आप उसको तोड़ रहे हो अपने दांतों की सहायता से। आपका जो अपर जॉ होता है उसको हम बोलते हैं मैक्सिला, और आपका जो लोअर जो होता है उसको हम बोलते हैं मैंडिबल। जो मैक्सिला होता है यानी आपके अपर जॉ, और जो नीचे वाले जॉ होते हैं जिसको हम बोलते हैं मैंडिबल, ये दोनों सेपरेट आउट होता है। यहाँ पे फूड, आपके टंग जो है उस फूड को इस अपर जॉ और लोअर जॉ के बीच में लाता है, फिर दोनों जॉ ऊपर से नीचे इस तरह से फूड के ऊपर अटैक करता है और फूड को क्रश कर देता है।
आपके जो टंग होते हैं वहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो कि फूड के टेक्सचर को फील करने की कोशिश करते हैं कि फूड का टेक्सचर क्या है और साथ ही साथ उसका टेम्परेचर क्या है। ये दोनों चीज़ें आपके टंग में जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं वो उसको फील करने का काम करते हैं, यानी सेंस करने का काम करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन को भेजते हैं। अगर आपके फूड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है यानी ज़्यादा गर्म होता है, आपके ब्रेन सिग्नल्स देते हैं उसको बाहर निकालो, ये हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसको डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके टंग का रोल और ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपके टंग क्या करते हैं, सबसे पहले फूड को बाहर से खींचने का काम करते हैं, सक करने का काम करते हैं। जब आप भी स्पून से या हाथों से खाना खाते हैं तो आपके टंग जो है उस खाने को रिसीव करने के लिए थोड़ा सा बाहर निकल के आते हैं, जैसे इस तरह से बाहर निकल के आएंगे और फिर जब आप उस पर खाना रखते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर खाने को अंदर की तरफ खींच लेते हैं, रिसीव करते हैं खाने को। ओके और उसके बाद इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है, इसके जो आपके जो फूड के स्मेल्स वगैरह होते हैं वो सभी ये सेंस कर लेते हैं और इस सेंस के वजह से आपके जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं उसको सिग्नल जाता है और सैलिवरी ग्लैंड्स फिर सलाइवा नाम का जो जूस होता है वो रिलीज करता है। यानी आपके माउथ के अंदर जो ये स्पिट होता है, जो थूक होता है, इसे ही हम सलाइवा बोलते हैं। ये रिलीज करता है बाय द सैलिवरी ग्लैंड और ये कब होता है, जब आपके मुंह में खाना जाता है और उसके स्मेल के वजह से, उसके टेक्सचर्स के वजह से सैलिवरी ग्लैंड को सिग्नल जाता है और वहाँ से वो सलाइवा रिलीज करता है। ये सलाइवा आपके माउथ के अंदर आता है, फिर टंग क्या करता है, एक तो आपके पहले से जो अपने फूड डाला है मुंह के अंदर वो ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो रखा है मैकेनिकली, तो वहाँ पे ये जूस जो है सलाइवा वगैरह उसमें मिक्स होता है और मिक्स होने के बाद ये और ज़्यादा फर्दर ब्रेकडाउन होने के लिए रेडी हो जाता है। साथ ही साथ मैं बता दूं, जो सलाइवा होता है उसमें एक ख़ास तरह के एंजाइम होते हैं, इसे हम अमाइलेज बोलते हैं और ये अमाइलेज जो है आपका जो फूड होता है, फूड के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको वो डाइजेशन करने का काम करते हैं। देखिए, जो आप खाना खाते हैं तो खाना के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसका नाम है स्टार्च। जब आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो स्टार्च होता है और स्टार्च जो है एक तरह का कम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, तो जब आप खाना मुंह में जाता है आपका और जो अमाइलेज जो निकल के आता है सैलिवरी ग्लैंड से, तो वो क्या करता है, स्टार्च यानी जो आपके कम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपलर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, यानी वो शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अमाइलेज क्या करता है, यानी आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका डाइजेशन आपके माउथ में ही स्टार्ट हो गया है। ठीक है, माउथ में ही उसका जो है कम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। कहाँ से, स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट हो गया। शुगर हो गया सिंपलर फॉर्म और स्टार्च हो गया आपका कम्प्लेक्स फॉर्म। उसके बाद आपके टंग में जो है कुछ टेस्ट बर्ड्स, यानी आपके टंग के अलग अलग हिस्से में अलग अलग टेस्ट जो होते हैं उसको टेस्ट करने के लिए, मतलब वो किस तरह के टेस्ट हैं आपके फूड के, उसको फील करने के लिए आपके वहाँ पर टेस्ट बर्ड्स लगे होते हैं। कुछ तरह के जो टेस्ट होते हैं वो सलाइवा का ज़्यादा प्रोडक्शंस करवाते हैं और आपके पास फिर स्टमक के अंदर भी वहाँ पे एसिड का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और कुछ तरह के जो टेस्ट्स होते हैं उसमें ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता है। आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अचार वगैरह होता है, पिकल वगैरह, आप दूर से ही आप उसको सूंघते हैं ना तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो मतलब ये जो स्मेल है ना, स्मेल, तो ये स्मेल भी आपके जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं उसको सिग्नल देता है और वहाँ से वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। सलाइवा मतलब थूक, थूक मतलब आप बोलते हैं कि मुंह में पानी आ गया है। ठीक है, तो कुछ आप खास तरह के जो भी खाना आपको पसंद होता है, अगर आपके सामने वो खाना रख दिया जाए, भले ही आप नहीं खा रहे हैं, देख के भी, स्मेल से भी आपके अंदर जो है मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सेंस गया है, वो इन्फॉर्मेशन गया है सलाइवा को और सलाइवा जो है वहाँ से वो ख़ास तरह के जो है सलाइवा वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा। तो आपके माउथ के अंदर आपका सलाइवा फूड के साथ मिल करके क्या बनाया, बोलस बनाया और बोलस यहाँ से सीधा स्टमक में आपके जो एसोफेगस होता है वहाँ पे जाने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो पोर्शन होता है ना, इसको हम बोलते हैं फायरिंग्स। तो सबसे पहले फूड आपके माउथ से यहाँ पे थ्रोट मारता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फायरिंग्स बोलते हैं।
उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि एक जो है एक छोटे से टाइप के एक मसल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करते हैं, आपके फूड को विंड पाइप में जाने से रोकते हैं। एपिग्लोटिस क्या करते हैं, आपके फूड को विंड पाइप में जाने से रोकते हैं। अब देखेंगे यहाँ आपका जो है ओसोफेगस, यहाँ आपके आगे में जो है विंड पाइप होता है, ओके, और विंड पाइप के फिर दूसरे अंदर में जो है आपके ओसोफेगस पाइप होता है जिसको फूड पाइप बोलते हैं, और उसके पीछे जो है आपके बैकबोन होते हैं। यानी आपका जो फूड पाइप होता है वो आपके बैकबोन और विंड पाइप के बीच में होता है। ये जो एपिग्लोटिस होता है ये बेसिकली आपके फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। के अलावा यहाँ पे एक और मसल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं उबुला। उबुला क्या करता है, आपके फूड को नसल कैविटी में यानी ऊपर आने से रोकता है। कभी कभी ऐसे होता है जब हम खाना खाते हैं तो अचानक से कुछ चावल हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो वो नाक से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये तभी होता है जब आपका उबुला सही से फंक्शन नहीं करता है। उबुला बेसिकली उस खाने को आपके नसल कैविटी में यानी नाक में आने से रोकने का काम करता है। उसके बाद खाना चला जाता है आपके फूड पाइप में। फूड पाइप का बेसिकली काम ये होता है खाना या फिर लिक्विड को आपके माउथ से आपके स्टमक तक पहुंचा देना। यहाँ पे जो खाना माउथ से आपके स्टमक तक जाता है ये प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है कि ये जो है कोऑर्डिनेटेड वे में ये जो है कॉन्साइज करता है यानी कंप्रेस होता है और रिलैक्स होता है। इस तरह से मान ली कंप्रेस हो गया और फिर रिलैक्स हो गया, कंप्रेस हो गया रिलैक्स हो गया, कंप्रेस हो गया रिलैक्स हो गया, ओके। और इसी प्रोसेस से खाना आपका नीचे जाता है। जैसे कि आप पिक्चर से समझ सकते हैं कि सबसे पहले ये खाना कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद खाना को पुश मिलता है, आगे जाता है, फिर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है और यहाँ पे रिलैक्स हो जाता है, फिर खाना को पुश मिलता है, आगे जाता है, और इस तरह से खाना जो है आपके माउथ से आपके स्टमक तक पहुंच जाता है। आप इन टोटली देखेंगे पूरे जो आपके जो फूड कैनाल हैं, एलिमेंट्री कैनाल हैं, यहाँ से लेकर के आपके एनस तक पूरी तरह से खाना यहाँ से अगर एनस तक पास हो रहा है, ये यहाँ पे पूरे जो प्रोसेस होते हैं इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस। पेरिस्टाल्सिस मतलब इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कोऑर्डिनेटेड वे में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, और इसी प्रोसेस से आपका खाना जो है आपके माउथ से एनस तक जाता है। तो स्टमक में पहुंचने से पहले एक छोटी सी बात मैं और बता देता हूं। यहाँ पे ये जो आपके फूड पाइप है ना, तो यहाँ से जैसे कि यहाँ से ये एपिग्लोटिस ख़त्म होता है और आपका जो है ओसोफेगस शुरू होता है, तो ओसोफेगस के स्टार्टिंग में ही एक मसल्स होता है जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर। स्फिंक्टर नॉर्मली क्लोज होता है, ठीक है। स्फिंक्टर मान ली इस तरह से कुछ सर्कुलर शेप में होता है और इस तरह से वो क्लोज होता है जिससे फूड जो है वो बेसिकली अंदर जाने से रुक जाता है। लेकिन जैसे ही फूड आपके माउथ में आता है और माउथ से फिर रेडी हो जाता है बोलस आपके अंदर जाने के लिए, ये धीरे धीरे फिर खुल जाता है और इस तरह से खुलने के बाद फिर खाना इसमें चला गया यानी आपके पाइप के अंदर चला गया, ओके। तो यह इसको हम क्या बोलेंगे, स्फिंक्टर बोलेंगे, ठीक है। ये बंद रहता है, जैसे खाना आता है फिर धीरे धीरे ये ओपन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर। तो ओसोफेगस के स्टार्टिंग में भी स्फिंक्टर होता है और ओसोफेगस के लास्ट में भी स्फिंक्टर होता है, वहाँ पे भी ये क्लोज होता है। और जैसे ही इस फूड पाइप में खाना एंटर हो जाता है तो फिर आपकी जो लोअर स्फिंक्टर होते हैं वो ओपन हो जाता है और फिर वहाँ से खाना चला जाता है स्टमक के अंदर। ये स्फिंक्टर बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा स्टमक होता है ना, तो वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है रिलीज होता है और ये एसिड काफ़ी हार्ड होता है। और अगर मान लीजिए स्फिंक्टर नहीं रहेगा ना, तो कभी हम सो रहे हैं या ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तो वो जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो अब बाढ़ आ सकता है हमारे ओसोफेगस में आ सकता है और हम उसके जो लाइनिंग्स होते हैं उसको वो डैमेज कर सकता है, उसको वो बर्न कर सकता है। फिर हम यहाँ से बर्निंग, हमको सेंसेशन फीलिंग आएगा, ठीक है, जलन वगैरह होने की फीलिंग आएगा। इसलिए यहाँ पे स्फिंक्टर होना ज़रूरी है। जैसे खाना नीचे चला गया, स्फिंक्टर वापस से क्लोज हो गया, ओके। और फूड अब कहाँ पे है, फूड अब आपके स्टमक के अंदर पहुँच चुका है। अब जो अगला सवाल है वो ये है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्टमक इन द डाइजेशन। स्टमक का कितना रोल है डाइजेशन में। तो इस सवाल को समझने के लिए आपको समझना होगा कि मेनली जो है स्टमक का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है डाइजेशन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फूड को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना
उसमें जो है स्टमक को मस्टी है, ठीक है, वो उसका काम ही है फूड को बहुत छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देना। तो देखिए जब आपका फूड यहाँ से स्टमक में चला गया ना, तो स्टमक जो होता है वो बेसिकली वो एसिड रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो स्टमक की लाइनिंग होती है वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ग्लैंड्स लगे होते हैं, 100 हजारों ग्लैंड्स उसमें लगे होते हैं, और ये ग्लैंड्स जो है स्मॉलर स्मॉलर अमाउंट्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। ये एसिड क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप बाहर का खाना खाते हैं या फिर खाने के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया वगैरह सब है, उसको वो किल करने का भी काम करता है। साथ ही साथ हमारे जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है उसके साथ साथ एक म्यूकस रिलीज होता है, और म्यूकस क्या करता है, उस लाइनिंग को एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्योंकि देखिए जब एसिड रिलीज हो गया तो एसिड तो चलिए फूड के लिए तो रिलीज होना एसिड का ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन ये एसिड हमारे स्टमक के लाइनिंग को वो डैमेज करने का भी तो काम करेगा क्योंकि वो तो एसिड है। ओके तो इसीलिए म्यूकस रिलीज होता है एसिड रिलीज होने के साथ साथ, और म्यूकस एक तरह का मान लीजिए एक तरह का ऑयल जैसा होता है, और वो स्टमक के सरफेस पे इस तरह से पूरी तरह से कवर कर लेता है ताकि जो एसिड है वो हमारे स्टमक के सरफेस को डैमेज करने से रोक सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे ग्लैंड्स वगैरह जुड़े होते हैं जो कि यहाँ पे जूसेस रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस। स्टमक इतना ही काम नहीं करता है, स्टमक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अगर फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम ही रिलीज होता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम में एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिनोजीन। और पेप्सिनोजीन क्या करता है, आपके फूड के अंदर जो प्रोटीन्स होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, और हार्मोन्स आपके स्टमक के फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है। कितना अमाउंट में एसिड प्रोडक्शन करना है, कितना अमाउंट में म्यूकस प्रोडक्शन करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कंट्रोल होता है। उसके बाद एक और तरह के खास तरह के एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि आपके फूड के अंदर अगर विटामिन B12 है तो उसको भी वो डाइजेस्ट करने का काम करता है, और वहीं से विटामिन B12 यानी स्टमक में ही विटामिन B12 जो है आपका एब्जॉर्ब होकर के ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, और यहाँ पे आपके जो स्टमक हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी फूड होता है उसके साथ जो भी डाइजेस्टिव जूस होता है, एंजाइम होता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है और उसका डाइजेशन आसान हो जाता है। अब यहाँ से खाना का टाइम आ गया है बाहर निकलने का और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने का। जब खाना यहाँ से स्टमक से बाहर निकलने की कोशिश करता तो यहाँ पे फिर से एक स्फिंक्टर आ जाता है, और ये स्फिंक्टर वैसे तो क्लोज होता है, और जब खाना रेडी हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए ये वापस से धीरे धीरे ये ओपन होना शुरू हो जाता है। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि सारा का सारा खाना एक ही बार में स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता है, स्मॉलर अमाउंट में जाता है। छोटे लेवल पे खाना जो है पहले थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ और थोड़ा सा हिस्सा चलो आगे भेज देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो स्टमक का साइज है वो लगभग तकरीबन 1.5 लीटर तक आपके होल्ड कर सकते हैं फूड एंड लिक्विड को, ठीक है। और यहाँ पे खाना कम से कम लगभग 3 से 4 घंटे तक आपके खाना जो है स्टमक के अंदर रहता है, और धीरे धीरे अमाउंट में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे वो ट्रांसफ़र होते रहता है। यहाँ पे फिर से मैंने बताया कि जैसे ही खाना स्टमक से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा हुआ है, पहले ये क्लोज होता है, जैसे खाना निकलने की कोशिश करता है वापस से ये ओपन हो जाता है और फिर से ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। और फिर से वो एसिड प्रोडक्शन हो रहा है, वो डाइजेशन ऑलरेडी चल रहा है स्टमक के अंदर, लेकिन खाना का थोड़ा सा हिस्सा पास ऑन हो करके आगे चला गया है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन। डाइजेशन में छोटी आंत का कितना अहम रोल है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के जो डायग्राम है उसको समझना ज़रूरी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं डुओडेनम,
उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं जेजुनम, और सबसे जो लास्ट वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं इलियम। जो डुओडेनम का जो लेंथ होता है वो तकरीबन 10 इंच का होता है। आपका जो फूड होता है स्टमक से सबसे पहले डुओडेनम में जाता है। डुओडेनम में यहाँ पे खाने का और ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे डुओडेनम पे ग्लैंड लगे होते हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और ये हार्मोन्स पैंक्रियाज, आपके जो है गॉल ब्लैडर, आपके जो है लीवर, उसको जाकर के ये सिग्नल भेजते हैं कि भैया खाना यहाँ पहुँच गया है, अपना अपना डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे भेजो। और सारे पैंक्रियाज हो गए, गॉल ब्लैडर हो गए, लीवर होंगे, ये सब जूस जो है डुओडेनम में भेजते हैं और वहाँ पे खाने का अच्छे से ब्रेकडाउन होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। आपके जो स्टमक में जो प्रोसेस हो रहा है उसको भी हम बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। माउथ के अंदर जो आपके प्रोसेस हुआ उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल डाइजेशन, और कुछ हिस्से में थोड़ा बहुत जो है वहाँ पे केमिकल डाइजेशन भी होता है, क्योंकि वहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अमाइलेज रिलीज होता है और वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो माउथ के अंदर मैकेनिकल प्लस केमिकल दोनों डाइजेशन होता है। स्टमक के अंदर जो है केमिकल डाइजेशन होता है, और यहाँ पे डुओडेनम के अंदर जो है केमिकल डाइजेशन होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया डुओडेनम के ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और ये हार्मोन्स पैंक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर को सिग्नल देता है कि वहाँ से आप फटाफट जूस भेजो, खाना यहाँ पे आ चुका है और उसको पचाना है। उसके बाद खाना डुओडेनम से पास होकर के जेजुनम चला जाता है। जेजुनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा हिस्सा है। यहाँ पे खाना, यहाँ पे जो बहुत सारे ग्लैंड्स लगे होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं, और साथ ही साथ खाना के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करने का भी काम करते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं विली, और ये विली बेसिकली क्या करता है, आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। अगर सारे विलीज को एक तरह से फैला दिया जाए ना, तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो है लगभग एक टेनिस कोर्ट के साइज के बराबर हो जाएगा। और जो भी जेजुनम का पार्ट होता है वहाँ पे अलग अलग हिस्से में आपके फूड के अंदर जो भी अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हिस्से में आपके जो है प्रोटीन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, दूसरे हिस्से में फैट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तीसरे हिस्से में जो है कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर आपके एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कहीं पे विटामिन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कहीं पे मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कहीं पे वाटर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो वो जो जेजुनम का हिस्सा होता है उसके अलग अलग एरिया में आपके फूड के अंदर जो भी अलग अलग चीज़ें होती है वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है। और यहाँ पे जेजुनम में आपके फूड के लगभग 95% जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या फिर जो प्रोटीन्स होते हैं वो यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दूसरी बात मैं फिर से एक बार बता दूं, खाना आपके माउथ से यहाँ से जब स्टार्ट होता है आपके एनस तक जाने में जिस प्रोसेस की सहायता लेता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, यानी कोऑर्डिनेटेड वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस। और इसी तरीके से फूड आपका यहाँ से लेकर के एनस तक जाता है। तो जेजुनम से खाना चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड सेक्शन में जिसे हम बोलते हैं इलियम, और इलियम में खाना बहुत देर तक यहाँ पे खाना को इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पाइप जो है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पाइप है वो नैरो हो जाता है, पतली हो जाती है, और यहाँ पे खाने के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है एक्स्ट्रा या फिर जो भी वाटर्स वगैरह होता है वो सब के सब यहाँ पे ज़्यादातर अमाउंट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा इलियम में कुछ ऐसे जो है सेल्स भी होते हैं उसके वॉल्स के ऊपर जो कि बैक्टीरिया वगैरह सबको मारने का काम करता है। और यहाँ सब खाना कहाँ जाएगा, यहाँ से खाना जाएगा आगे मूव ऑन होकर के लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। देखिए टोटल जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है वो तकरीबन लगभग 22 फीट के अराउंड होता है, लगभग 22 फीट। अगर पूरी तरह से अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को इस तरह से सीधा करेंगे तो वो लगभग 22 फीट के बराबर होता है, तो काफ़ी लेंथी होता है ये। और आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ होता है वो तकरीबन 5 फीट के बराबर होता है, 5 फीट के बराबर होता है। आपके लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम समझने के लिए 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन होता है इसे हम बोलते हैं असेंडिंग कॉलन, दूसरा ट्रांसवर्स कॉलन, तीसरा डिसेंडिंग कॉलन एंड फोर्थ सिग्मोइड कॉलन। तो पहला हो गया असेंडिंग कॉलन, दूसरा हो गया ट्रांसवर्स कॉलन, तीसरा हो गया डिसेंडिंग कॉलन एंड फोर्थ वन हो गया सिग्मोइड कॉलन।
मेन जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो काम होता है वो होता है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना, फूड के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेना, साथ ही साथ कुछ विटामिन्स वगैरह सबको भी एब्जॉर्ब कर लेना, और साथ ही साथ पोटी तैयार करना यानी फेसेस तैयार करना, और फूड उस फेसेस को आगे रेक्टम में भेजना। ये सारा काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। देखिए ज़्यादातर आपकी जो लगभग 90% जो वाटर होते हैं वो आपके तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके बाद जो बच जाता है, थोड़ा बहुत जो वाटर बच जाता है, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करते हैं। आपके जो डिसेंडिंग कॉलन होते हैं वो फीसेस को जो है स्टोर करके रखते हैं, और आगे वो रेक्टम में जो है धीरे धीरे सेंड करते रहते हैं। और आपके जो सिग्मोइड कॉलन होते हैं तो वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कंप्रेस करते हैं उसके अंदर, ताकि जो पट्टी है वो आपको प्रेशर बनाए और आप फटाफट दौड़ करके टॉयलेट जाए पोटी को बाहर निकालने के लिए। सिग्मोइड कॉलन के आगे का जो सेक्शन होता है, आगे का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एनस, और यहाँ पे भी स्फिंक्टर लगा होता है। एक होता है इंटरनल स्फिंक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, यानी वो जब प्रेशर आता है तो अपने आप ओपन हो जाता है, लेकिन जो बाहर के स्फिंक्टर होते हैं वो आपके कंट्रोल में होता है। ठीक है, वो इसलिए कंट्रोल में होता है क्योंकि अगर मान लीजिए कंट्रोल में नहीं होगा ना तो कभी भी पोटी आएगा और आपका लीक कर जाएगा। ओके, तो वो बाहर का जो स्फिंक्टर होता है वो कंट्रोल में होता है, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम मिल सके, आप आराम से बेड से उठ के जाएँ और टॉयलेट तक दौड़ करके जाएँ और वहाँ पर आप उस पोटी को बाहर निकाल सकें। आपको एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है। देखिए हमारे नेचर का जो बनाया हुआ जो पूरा बॉडी है तो मतलब कुछ अलग ही है, जैसे भी बना हुआ है बट कमाल का बना हुआ है। ठीक है, तो आपको टाइम मिल जाता है कि आप आराम से टॉयलेट तक जाएं और पोटी को बाहर निकालें, क्योंकि जो बाहर के स्फिंक्टर वो आपके कंट्रोल में होता है। उसको जब आप उसे ओपन करना चाहेंगे तभी ओपन होगा। ओके, और फिर पोटी बाहर निकलेगा। तो इस तरह से हमने जो एलिमेंट्री कैनाल होता है यानी जो फूड कैनाल होता है या फिर जो फूड ट्रैक होता है उसको हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश किया। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स होते हैं, अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।